ये कमेंट देख रहे हो आप, ये कोई एक कमेंट नहीं है, हजारों लोगों का ये सवाल होता है और जिन्होंने भी आईबीपीएस पीओ दिया है आई एम श्योर सबके मन में ये सवाल है। और स्पेशली एसबीआई की कट ऑफ देखने के बाद तो ये सबके मन में सवाल है कि क्या हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि हम मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें, या फिर जो आने वाले एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी के भी जो नोटिफिकेशंस अब आगे हैं उस पर अपना फोकस करें। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में एग्जैक्टली ये बताने वाली हूँ कि किसको एक्चुअल में ये वीडियो देखनी चाहिए। वैसे तो देखो मेंस की तैयारी सबको करनी है, शुरुआत में ऐसा ही होता है, हम ना प्रीलिम्स के पीछे पड़े रहते हैं कि प्रीलिम्स करेंगे और लास्ट में क्या होता है, एक बार के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और फिर हम मेंस में अटक जाते हैं। इसीलिए मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी हमें साथ में ही करके चलनी होती है। लेकिन अब आपको रियलिटी पता कैसे चलती है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी छोड़कर अब मेंस पर बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, वो आपको पता चलता है रियल एग्जामिनेशन से। आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो, हम बातें तो बहुत करते हैं, हम मॉक टेस्ट देंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन जितने भी लोग करते हैं उसके बाद जब वो एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वो रियल टेस्ट ना वहां होता है उस पूरी तैयारी का। एग्जामिनेशन में आपका कैसा हाल रहा, आपने जब एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया तो क्या आप नर्वसनेस में टाइमर को देखते रहे। दूसरा, एक सबसे बड़ा जो चीज आपको होता है कि आप किसी क्वेश्चन में अटक गए और उसके बाद उससे रिकवर नहीं कर पाए, उस वजह से आपका एग्जामिनेशन खराब हो गया। या आप सोच कर गए थे कि अरे मैथ्स में तो मैं इतना स्कोर करूंगा लेकिन नहीं हो पाया, अरे रीजनिंग में तो मैं इतना अटेम्प्ट कर ही आने वाली हूँ लेकिन नहीं हो पाया। ये सब चीजें आपका टेस्ट होती हैं और यही आपको बताती हैं कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है तो वो सब चीजें से आपको सीख कर अपने घर पर आकर मूव फॉरवर्ड कैसे करना है, अब आपकी प्रिपरेशन में आपको क्या चीजें ऐड ऑन करनी है, ये आपको एग्जामिनेशन ही बता सकता है। मैंने कोई भी मेंस कभी फेल नहीं किया है। अगर आपको मेंस की मैं अभी कट ऑफ दिखाऊंगी बाद में इस वीडियो में, आपको मेंस की कट ऑफ देख के शॉक लगेगा। मैथ्स में एक कट ऑफ जा रखी है, 2, 3 ऐसी कट ऑफ जा रखी है, मतलब लोग क्वेश्चन हिला भी नहीं पाते हैं। वहां पर एवरेज स्टूडेंट होते हुए आप कैसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो, उन सब चीजों की ट्रिक है। क्योंकि अगर आप मेंस को देखोगे, मेंस में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने अपना पहला एवर मेंस दिया था ना, तो उसी दिन मेरे को समझ में आ गया था कि यार जितना हवा मेंस के लिए बना के रखा हुआ है ना कि मेंस तो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, एक्चुअली इतना मुश्किल है नहीं, लोगों ने बस क्रिएट किया हुआ है उतना हुआ। अगर आप सही से पढ़कर आते हो, वो मेंस मेरा नहीं निकला, बट उस मेंस को देने के बाद मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई अब मेरे सारे मेंस निकलेंगे, मेरे को पता चल गया एग्जैक्टली मेंस में क्या करना होता है। और उसके बाद ही आप देख लो कि सारे एग्जामिनेशन निकलने शुरू हुए। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो फिर आपके एक निकलता है एग्जामिनेशन और फिर आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन निकलते हैं। और यही ज्यादातर आप लोगों को देखोगे सबके साथ यही होता है। जो चीजें मैं बताने वाली हूँ वो चीजें बहुत सिंपल चीजें अपनी इंप्लीमेंट करना, पूरे फ्री सोर्सेज बताऊंगी। मैंने कोई पेड सोर्स नहीं लिया, अपनी प्रिपरेशन सारी की सारी मैंने यूट्यूब से करी है, जो मतलब मेंस की, प्रीलिम्स की नहीं, मेंस की मैंने पूरी यूट्यूब से करी है। लेकिन अगर आपको कोई आपके पास पेड सोर्स है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, पर मैं आपको सारे फ्री सोर्सेज आज बता दूंगी इस वीडियो में। पूरी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं बचेगा एंड ऑफ द वीडियो तक। और एक चीज, अपनी करंट अफेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दो। करंट अफेयर्स आई नो कि बहुत ही ट्रिकी आ जाती है, करंट अफेयर्स पूरा मतलब उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है गेम उस पर, लेकिन कोई ना कोई बीच में ऐसा साल आता है जहां पे करंट अफेयर्स बहुत इजी आ जाती है। और पिछली बार बहुत मुश्किल करंट अफेयर आई है, उससे पहले भी बहुत मुश्किल आई है, तो शायद वो ये साल हो सकता है जहां पे करंट अफेयर्स थोड़ी इजी आ जाए। हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान आ जाए, जरूरी नहीं है। इसीलिए पढ़ना बिल्कुल एकदम सॉलिड तरीके से है, लेकिन अगर आ गई तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। फिर क्वांट एंड रीजनिंग मुश्किल आएगा, और अगर क्वांट एंड रीजनिंग मुश्किल आए तो सबकी हवा टाइट होती है। जो 2 सेक्शन है जो मेंस निकलवाते हैं वो आपका इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स ही होता है, क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग तो सभी लोग रो रहे होते हैं उसमें। आपकी चाहे एसबीआई की बात करो, चाहे आप आईबीपीएस की बात करो, चाहे आप आरआरबी की बात करो, सारे एग्जामिनेशंस की पीओ मेंस की स्ट्रैटेजी या फिर क्लर्क की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम होती है। आप देखो आपको कैसे अपने जो मेंस और प्री है दोनों को साथ में टैकल करना है। सबसे पहले तो आप अपने मेंस के लिए, मैं आपको कह रही हूँ डेली 3 आवर्स दे दो, 3 आवर्स प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हम अलग एंटिटी मानकर चलेंगे, तो डेली आपको 3 घंटे प्लस 1 घंटा करंट अफेयर्स का आप मान लो, सिर्फ इतना दे दो। बाकी का जितना भी आपका टाइम बचता है, मान लो ये 4 घंटे हो गए, आप 10 घंटे पढ़ते हो मान लो, बाकी का 6 घंटे आप प्रीलिम्स पढ़ो। जो भी आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, इस प्रीलिम्स को बाइफरकेट कर लो आरआरबी में और आईबीपीएस एसबीआई में। और ऐसे करो, आप एक दिन दो मॉक आरआरबी का, एक दिन मॉक दो आप आईबीपीएस क्लर्क का या एसबीआई क्लर्क का। इस तरह से आप अपना बाइफरकेशन कर सकते हो। 3-3 घंटे का स्लॉट लगा लो, 3 घंटे इसका, 3 घंटे इसका, तो आप इजीली कवर कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब इस 4 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है मुझे। 1 घंटा तो मेरा फिक्स्ड है कि करंट अफेयर्स में जाएगा, बाकी के जो मेरे 3 आवर्स हैं उसको मुझे किस तरह से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले जरा एक बार स्ट्रक्चर देख लो आपके एग्जामिनेशन का। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग का है। सबसे ज्यादा वेटेज 60 नंबर की रीजनिंग आती है आपकी, 40 क्वेश्चन। तो आप इसमें और आप देखोगे ना
50 मिनट से 50 मिनट में आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे? जो बड़ी बड़ी पजल्स आती हैं, जो हम आपको बोलते हैं कि वो प्रैक्टिस करनी है, वो आपको कभी करनी ही नहीं होती एग्जामिनेशन में वहाँ पर, ठीक है। जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे आपको वो अटेम्प्ट करने होते हैं। जो आपका मिसलेनियस पोर्शन आता है वो अटेम्प्ट करना होता है। जो 1 2 लाइनर आपकी पजल्स आती हैं वो अटेम्प्ट करना होता है। और कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं उसके। कोई क्वेश्चन होगा जो 2 मार्क का होगा, कोई होगा 1.5 मार्क का होगा, कोई कुछ ऐसे। तो उन वाले क्वेश्चन के मार्क्स के बेसिस पर भी आपको करना होता है। अगर सिमिलर मार्क्स के हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आपको मार्क्स लिखे हुए हैं सामने क्वेश्चन के कि ये 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, तो फिर आपको उस हिसाब से करना होता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस देख लो भाई, 50 नंबर का आएगा, 50 नंबर, 35 क्वेश्चंस 25 मिनट के लिए 50 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ठीक है। इंग्लिश 40 मार्क्स, लेकिन सबसे कम वेटेज अगर आप देखोगे तो अब भी इंग्लिश का ही है वेटेज, ठीक है। उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि मैथमेटिक्स आपका, क्वांट आपका 50 नंबर का आएगा। तो आप ये देखो 50 नंबर का ये आ रहा है, 50 नंबर का ये आ रहा है, ये 40 नंबर का, और सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका रीजनिंग सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस भी आपको खूब ही करनी है, क्योंकि आप क्वांट देखोगे ना, चलो फिर भी मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वांट ईजी आएगा, लेकिन फिर भी ईजी आएगा, मेन्स के हिसाब से क्वांट ईजी कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन्स का क्वांट मुश्किल ही होता है। रीजनिंग में थोड़ा बहुत आप स्कोर कर लोगे। रीजनिंग में एक पोर्शन आता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग का, जो कि आपको मार्क्स दिलवा सकती है। अब वो मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है क्रिटिकल रीजनिंग भी, ठीक है। टोटल आपका 200 नंबर का हो जाता है ये, और फिर उसमें 225 में होता है आपका 25 का जो है वो आपको आएगा ऐसे लिखने को और कॉम्प्रिहेंशन। ये आपको मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि डिस्क्रिप्टिव में आपको नंबर लेकर कैसे आने हैं। बड़ा सिंपल है डिस्क्रिप्टिव नंबर लेकर आना, आप आराम से 20+ नंबर लेकर आ सकते हो डिस्क्रिप्टिव में, वरना 18-19 तो नॉर्मल, मतलब जिनकी इंग्लिश बहुत ही एकदम ऐसी है ना, उनकी भी आ जाते हैं 18-19, अगर आपने सही टेक्निक अपनाई तो। और मुश्किल नहीं है, डिस्क्रिप्टिव बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब चलो बात कर लेते हैं हमको करना कैसे है। जो मैंने आपको 3 आवर्स बताए, उनको आप 1.5 घंटे में बाइफरकेट कर लो, ठीक है। ये आपका मॉर्निंग का आवर हो गया, ये आपका इवनिंग का हो गया। इसमें आपको क्या करना है, हम ऑल्टरनेट लेके भी चल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज्यादा और आपको लगता है कि आप ज्यादा कर सकते हो, आप कोई भी स्टार्टिंग में शुरुआत जब आप करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको पहले क्लासेस देखनी है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं क्लासेस में, तो रीजनिंग के लिए आप वर्चुअस, स्मृति मैम, इनका नाम ध्रुव धनकर है, अपने वेरी ओन अंकुश लांबा सर, और आप जिनसे भी देखते हैं उनसे, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स, लेकिन जो मेंस का बहुत ही बढ़िया कंटेंट होता है आप इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं जो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुनीत सर है, मशीन इनपुट आउटपुट अगर तुम्हें पढ़ना है, तुम पुनीत सर से पढ़ो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ना है, तुम ओलिव बोर्ड का कोई टीचर उठा लो, ठीक है। रिवर्स सिलोजिज्म तुम्हें बढ़िया से पता लग जाएगा। अगर तुम्हें कोडेड डायरेक्शन अंकुश लांबा सर से पढ़ लो। अगर तुम्हें कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ना है, अगेन पुनीत सर से पढ़ लो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो बहुत ही बेहतरीन टीचर्स ने पढ़ा रखी हैं। अगर तुमको लॉजिकल कुछ सीखना है, लॉजिकल, तो यशराज सिंह चौहान, इनसे पढ़ो, या फिर हर्षल सर से पढ़ो। लॉजिकल अगर तुम्हें कोई भी, चाहे डीआई हो, चाहे तुम्हें लॉजिकल पजल हो, लॉजिकल कोई न्यू पैटर्न का क्वेश्चन हो, अगर इस तरह की चीजें देखनी है तो ये 2 स्टार टीचर्स हैं हमारे, यशराज सिंह चौहान और हर्षल अग्रवाल सर, इनसे देखो। हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो जरा, जिन्होंने नहीं करा हुआ है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो अब हम क्वांट में भी बात कर लेते हैं। क्वांट में आपको किसको देखना है? क्वांट में जो मेंस के देव हैं, देवों के देव महादेव, यानी आपके हर्षल अग्रवाल सर। मेंस के लिए अगर तुम सिंपली उनको फॉलो कर लोगे, लेकिन कई लोगों को क्या लगता है
कि मेंस ना बहुत ही मुश्किल है, जो कि है भी। तो कॉन्सेप्ट्स नहीं अगर आपके क्लियर है तो आप हर्षल अग्रवाल सर के साथ ना डगमगा जाओगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स के बहुत पक्के हैं। ठीक, तो अगर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके वीक है तो आप एक काम करो, आप आशीष सर को देखो, आशीष अरोड़ा सर, यशराज सिंह चौहान सर, और टीचर्स तो देखो बहुत सारे हैं, कौशिक सर भी बहुत मस्त है, लेकिन ज्यादा टीचर्स पे लटकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको टीचर्स बता दिए, जो भी आपका फेवरेट है, जिससे समझ में आता है, जिससे प्री पढ़ा है, उसी से मेंस पढ़ लो, ठीक है। बस मेरे को ऐसा लगता है कि हर्षल अग्रवाल सर को एक बार आपको मेंस के लिए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो जेम ऑफ द पर्सन है मेंस के लिए, स्पेसिफिकली मेंस के लिए वो जेम है। अब ये हो गई रीजनिंग एंड क्वांट की बात। अब जरा एक बार वेटेज देख लो आप। रीजनिंग में अगर आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हो ना, तो 2024 में 20 नंबर की आई है, 2023 में 18 से 19, 22 में 19, 21 में 28, 20 में, तो आप करीबन देख सकते हो एवरेज मान लो कि 20 नंबर की आपको आती ही आती है। लेकिन क्या मुझे वो करनी है? अगर इजी दिख रही है, छोटी लेंथ दिख रही है, तो मुझे करनी है। लेकिन अगर दिख रही है पूरे के पूरे पैराग्राफ आरसी लिखा हुआ है पूरा का पूरा, देखते ही स्किप नहीं करनी है, वरना जितने भी टाइम मिला है ना 40-50 मिनट, सिर्फ उसी में बैठे रह जाओगे और एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इतने डिमोरलाइज हो जाओगे उसके बाद कि फिर मत सोचो, मत पूछो, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग देख लो भाई, 6 से 8 नंबर की, 7 नंबर की, 5 नंबर की, 4, 3। मुझे लगता है इस वाले में तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 8-9 नंबर की तो आती ही आती है, तो आप मान लो 8 नंबर की आती है क्रिटिकल रीजनिंग आपकी, या तो 5 नंबर या तो 8 नंबर, इतने ऐसे तो आएगी आपकी 5 से 10 के बीच में। अगर आपने उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस भी कर लिए तो रीजनिंग में बहुत होते हैं, मेंस में बहुत होते हैं 3-4 नंबर भी। उसके बाद आ जाओ अपने डेटा सफिशिएंसी पे। डेटा सफिशिएंसी आएगा आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का, तो आएगा ही आएगा डेटा सफिशिएंसी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेटा सफिशिएंसी बहुत ट्रिकी चीज़ है, उसको एंड में ही देखना चाहिए, जब कुछ नहीं बचा तब देखना है हमको डेटा सफिशिएंसी। कोडेड डायरेक्शन अगर आया तो तुम्हें करना ही करना है। वैसे तो ऐसा हो सकता है कि अगर तुम बहुत लकी हो तो ही तुम्हें कोडेड डायरेक्शन मिले, अगर नहीं मिला तुम्हें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिला तो वो करना ही करना है। ये वाले क्वेश्चन जो करने होते हैं। कोडेड सिलोजिज्म बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं होता है। कोडेड सिलोजिज्म या रिवर्स सिलोजिज्म मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आया तो तुम्हें करना है, क्योंकि यही सब चीज़ें करनी है। अगर ये भी स्किप करोगे तो फिर करोगे क्या एग्जामिनेशन में। ब्लड रिलेशन अगर आया तो बिल्कुल ट्राई करना है, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल आई है बिल्कुल ट्राई मत करना, बहुत डिमोरलाइज हो जाओगे। और एक चीज़ याद रखना, मेंस में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पिक करने हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टेड है ना, 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर आओगे, लेकिन वही स्टार्टिंग में गलत क्वेश्चन पकड़ लिया और आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया, तो ट्रस्ट मी 4 क्वेश्चंस कम कर आओगे और फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है। इसीलिए ध्यान रखना। कोडेड इनक्वालिटी की बात कर लें तो वो भी कई बार आपको देखने को मिलती है, कई बार आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर मिल जाए देखने को तो छोड़ना नहीं है। कोडेड इनक्वालिटी मतलब तुम भगवान के फेवरेट हो अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में कोडेड इनक्वालिटी मिल गई है तो। न्यू पैटर्न के अगर क्वेश्चंस की बात करें, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो लॉजिकल कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले, नया पैटर्न का देखने को मिले, कुछ रैंडम सा क्वेश्चन हो, जरूर अटेम्प्ट करना, बहुत ही हलवा होगा वो, बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट भाई देख लो, ऑलमोस्ट हर साल आया है मशीन इनपुट आउटपुट। ये पुनीत सर से पढ़ लेना, इतने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और मशीन इनपुट आउटपुट का क्या है ना, 20, 25, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50, इतनी ही चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो तुम्हें पैटर्न्स याद हो जाएंगे। अगर तुमसे मान लो मुझसे पूरा नहीं सॉल्व हुआ, मुझसे 2 स्टेप्स सॉल्व हो गए, तो 2 स्टेप से तो क्वेश्चन बन जाएंगे। मुझसे 3 स्टेप सॉल्व हो गए, कम से कम 3 क्वेश्चन तो बनेंगे, हर स्टेप में से एक क्वेश्चन आता है उसमें, तो ये जरूर याद रखना। बाकी मिसलेनियस देख लो, किसी में 8 से 11 का आया है, 5 से 8 का आया है, 9 नंबर का आया है, कुछ भी मिसलेनियस मतलब कुछ भी रैंडम। मान लो कि कोई न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई ऐसी छोटी सी वन बेस्ड कुछ स्टेटमेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो वो सब चीज़ें आती रहती हैं और वो स्कोरिंग होती है, यही सब क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो हम इन्हें यहाँ पर बात करिए ना, इसमें से आप आराम से 15 नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आप ढंग से एग्जामिनेशन देते हो और एक्यूरेसी रखते हो, तो 15+ आप आराम से। आजकल लोग करने लगे हैं, जब कभी कभी रीजनिंग ईजी आता है ना, देखो मेरे टाइम में तो रीजनिंग ईजी नहीं आता था, तो 8 या 9 ऐसे ही स्कोर आता था, लेकिन जब भी कभी रीजनिंग ईजी आया है तो लोग 15-20 स्कोर करते हैं। तो यही टाइम होता है जब आपको क्वेश्चंस अपने जो मार्क्स है वो फेच करने होते हैं, क्योंकि अगर रीजनिंग से भी नहीं कर पाओगे तो फिर कौन सा सेक्शन से कर पाओगे। एनी विच वेज, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक बार ये बता दूं कि आपको करना किस किस तरह से। सबसे पहले तो डेली का प्लान सुन लो। आपको वैसे भी प्लान्स बड़े पसंद है मेरे, तो मैं बता देती हूँ आपको डेली का प्लान आपका क्या होना चाहिए।
डेली एक पजल, और हाई लेवल बढ़िया एकदम सॉलिड हाई लेवल पजल करो। कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा तुम्हारा, ठीक है, आराम से लगेगा इतना। जब तुम ये कर लोगे, उसके बाद इसके साथ साथ एक मिसलेनियस का क्वेश्चन करो। मिसलेनियस क्वेश्चन वो कुछ भी हो सकता है, वो रिवर्स सिलोजिज्म हो सकता है, वो कोडेड इनइक्वालिटी हो सकता है, वो कोडेड रिलेशन ब्लड रिलेशन हो सकता है, वो कोडेड डायरेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन कर लो, इसमें भी तुम्हें हाफ एन आवर लग जाएगा, 30 मिनट्स इसमें लग गए, ठीक है। तो तुम ऑलमोस्ट मान लो कि तुम्हारा जो 1.5 घंटा है ना वो लग जाएगा इतने करने में। उसके बाद बाकी एक मैंने तुम्हें 1.5 घंटा बचाया था, उस 1.5 घंटे में क्या करो, एक दिन तो तुमको इंग्लिश करनी है भाई, 1 घंटे, लेकिन हर दिन नहीं करनी इंग्लिश। या तो इंग्लिश का तुम काम करो ना, एक सेक्शनल टेस्ट दे दो, और ऑल्टरनेट डेज पर दे दो, और साथ में तुम्हें क्वांट के लिए एक डीआई करनी ही करनी है, और कम से कम 3 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के करने हैं। और ये जो डीआई है ये मेंस लेवल की है, याद रखो ये चीज़। एक पजल करनी है, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अब तुम्हें ये बहुत ज़्यादा लगता है तो एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऑल्टरनेट डेज पर कर लो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी सी चाहते हो कि भाई थोड़ा सा हमारे पर रहम करो, तो तुम ऐसा कर लो, ईजी कर देते हो तुम्हारे लिए। एक पजल करिए, कुछ मिसलेनियस को 5 मिसलेनियस क्वेश्चंस करें, प्लस एक डीआई कर लो, अगले दिन अरिथमेटिक क्वेश्चंस कर लो, डीआई कर लो, अरिथमेटिक क्वेश्चंस। तो मिक्स एंड मैच कर लो कि जिस दिन मान लो मैंने बहुत ही हाई लेवल की पजल कर ली, मेरा दिमाग पूरा चूस लिया उसने, उस दिन मैं सिंपल कुछ मिसलेनियस के 4-5 क्वेश्चंस कर लेता हूँ, या फिर नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, या ऐसे कुछ। मेंस में हाई लेवल की नंबर सीरीज भी आती है, जिसको ये पता नहीं है। मेंस की अगर हम क्वांट की बात करें तो भाई मेंस के क्वांट में बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बताती हूँ आगे आपको। क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर लो, कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। क्रिटिकल रीजनिंग का बेस्ट तरीका है करने का, क्रिटिकल रीजनिंग को तुम या तो बुक से करो, अगर बुक से करोगे तो M.K. पांडे बुक है, सिर्फ रीडिंग मारनी है तुम्हें। क्रिटिकल रीजनिंग ना स्टोरी है, स्टोरी की तरह करो। क्रिटिकल रीजनिंग को अगर मैं एक तरह से समझाऊँ ना, क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा एक इंग्लिश का आरसी प्लस रीजनिंग का सिलोजिज्म, इसको मिक्स कर दो तो तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग बन जाता है। कैसे? क्रिटिकल रीजनिंग में बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, तो वो इंग्लिश की तरह हो गया भाई, आरसी की तरह देते हैं वो। सिलोजिज्म में क्या होता है, वो कुछ भी एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें वो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, या वो कॉमन सेंस में आ रही है कि नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, ये तुम्हें मानना है, और तुम्हें अपना लॉजिक सब छोड़ के, अपनी कॉमन सेंस छोड़ के तुम्हें वो मानना पड़ता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही करना है आपको, कॉमन सेंस और लॉजिक सब छोड़ना है, और जो स्टेटमेंट कह रही है उस स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो क्रिटिकल रीजनिंग करोगे कैसे। अगर बुक से कर रहे हो तो मैंने बता दिया, M.K. पांडे ले लो और रीडिंग करो डेली, बस 30 मिनट रीडिंग कर लो डेली, उतना इनफ है। अगर वीडियो से करना चाहते हो तो बैंकिंग की नहीं, आप देखो कैट की प्लेलिस्ट, कोई भी एक वीडियो यूट्यूब पे सर्च करो कैट की, और उनकी एक वीडियो देख लो, 1 घंटे की कोई होगी वीडियो, उसको थोड़ा सा 1.5x या 2x पे, जैसे भी आप देखना चाहते हो वैसे उस वीडियो को रोज सॉल्व कर लो, रोज देख लो कि वो कैसे करवा रहे हैं, धीरे धीरे करके। इतना ही करना है क्रिटिकल रीजनिंग में, और कुछ नहीं। क्रिटिकल रीजनिंग में और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या रीजनिंग का मेंस का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, तब बस मेक श्योर करो कि आप क्रिटिकल रीजनिंग को जरूर अटेम्प्ट करोगे। बस क्रिटिकल रीजनिंग में इतना सा कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। और एक ट्रिक और मैंने देखी थी क्रिटिकल रीजनिंग में, कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको अगर हिंदी में देख लोगे, ऊपर ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करोगे, उसको कन्वर्ट कर लो हिंदी में और फिर हिंदी में पढ़ो। लेकिन जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है और जिन लोगों को हिंदी में बहुत समस्या है, उनको समझ नहीं आएगी। कई बार हिंदी बहुत ही अटपटी होती है तो समझ में नहीं आती है, इसीलिए ये ट्रिक सिर्फ वही लोग अपनाएं जो हिंदी समझ पाते हैं। जो हिंदी भैया नहीं समझ पाते वो इस ट्रिक को मत अपनाना, वो कहानी की तरह क्वेश्चन को पढ़ना, अपना दिमाग लगाना मत उसमें। और मैं कोशिश करूंगी एक सेशन आपका क्रिटिकल रीजनिंग पे ले लूँगी, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा खासा स्कोर किया है मैंने, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि 100% तो किसी की भी नहीं हो सकती है, बट हाँ मैंने बहुत बार 90% स्कोर किया है क्रिटिकल रीजनिंग में।
तो देखेंगे, एक आध सेशन आपके साथ ले लेंगे क्रिटिकल रीजनिंग का। क्रिटिकल रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल हलवा बना देंगे, ठीक है। क्वांट देख लो, क्वांट जिसमें कि अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते लोग और जिसमें कि बड़ा हाहाकार और रोवर आर्ट मचा रहता है, उस वाले सेक्शन पे आ जाओ। ऑब्वियसली डीआई का तो सब खेला है ही। 17 से 23 नंबर, 10 से 11, 14, 19, 25, मतलब आप ऑलमोस्ट मान लो 15 से 20 नंबर का तो आने ही वाला है, कहीं गया नहीं है। क्वांटिटी कंपैरिजंस 1 या 2 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर क्वेश्चन बन रहा है, अरिथमेटिक का कोई क्वेश्चन आता है, क्या होता है अरिथमेटिक ही होता है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दोनों सॉल्व करो, देखो इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, क्या है, या ठीक है, वैसा करना होता है। नंबर सीरीज, ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो करने होते हैं। कैसे आते हैं ये क्वेश्चन, मान लो आपको एक सीरीज दे दी, उसके बाद बोलता है कि ये एक्स है, ये वाई है, ऐसे ऐसे करके आप पहले में जो लगा हुआ था तरीका, उसी के हिसाब से बताओ एक्स और वाई की स्क्वायर क्या होगा, या ऐसा कुछ भी एक रैंडम चीज पूछ लेता है तो आपको वो सॉल्व करके देना होता है। ये इजी होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपके पास रीजनिंग उसमें मेन से बहुत टाइम होता है, तो टाइम का कोई रोना नहीं है। डेटा सफिशिएंसी भाई, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 1 नंबर का, तो मुझे लगता है कि ये तो स्किप ही करना चाहिए क्योंकि बहुत ट्रिकी हो जाता है ये। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं जो डेटा सफिशिएंसी बहुत अच्छे हो, अगर आप अच्छे हैं तो आप जरूर अटेम्प्ट करिए, वरना उसको थोड़ा साइड ही करिए उस क्वेश्चन को। क्वाड्रेटिक, अगर आप भाई भगवान के पसंदीदा हैं, इफ़ यू आर अ गॉड्स फेवरेट, तो आपको क्वांट देखने को मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक मत छोड़ना, कर देना उनको। और देख लो वीडियोस, देख लो आशीष सर की, देख लो या किसी की भी वीडियो देख लो कि कैसा आता है क्वाड्रेटिक मेंस का, वो वाले आपको इजीली हो जाएगा। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं आपके, इधर उधर के छोटे मोटे चुटकू पुटकू क्वेश्चंस होते हैं भाई, वो आपको करने होते हैं। 5 से 7 नंबर, 10 नंबर, ऑलमोस्ट मान लो 5 से 10 नंबर का आएगा, तो वो आपको करने होते हैं, उनको नहीं स्किप करना है। डीआई की बात करें तो आपकी 2 तरह की डीआई आएंगी, एक आपकी लॉजिकल डीआई आएगी और दूसरा आपका अरिथमेटिक बेस्ड डीआई आएगी। अरिथमेटिक बेस्ड डीआई में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको या तो प्रोबेबिलिटी की डीआई या फिर मेंसुरेशन की डीआई, तो इन 2 चैप्टर्स को मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, तो मेंसुरेशन को छोड़ो क्योंकि बहुत ही सिंपल आता है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड आता है मेंसुरेशन, तो बस फॉर्मूला याद है, उसमें डालो और आपका आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल लॉजिक्स होते हैं, वही 4-5 तरह के लॉजिक्स होते हैं, वही आते हैं। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और मेंसुरेशन नहीं किया है तो वो चैप्टर्स कर लो। अगर आप क्वांट में वीक हो तो वो आपको बिल्कुल एकदम हवा फालतू के नंबर दिला के जाएंगे। प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बताऊं, मैंने कम से कम 6-7 नंबर लिए हैं। एक बार एज बेस्ड क्वेश्चंस की डीआई आ गई थी, तो भी उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे। वो इसी को कहते हैं मिसलेनियस टाइप की, वो कुछ भी रैंडम चीज़ उठा के दे दी, तो मेरे क्वांट में 22 नंबर आए थे। अब आप सोच सकते हो, जहां पर कट ऑफ 2 या 2.5 गई थी उस वक्त, कट ऑफ 2-2.5 कट ऑफ में, मतलब जो एवरेज बंदा है ना वो इतने ही नंबर ला पा रहा है, वो मतलब उससे भी नीचे ला रहा है। एक कट ऑफ उस हिसाब से रखी जाती है कि लोगों ने कैसा परफॉर्म करा है आपके एग्जामिनेशन में। तो आप सोचो कि लोग 2-2 नंबर भी नहीं ला पा रहे, वहां पर आप 22 नंबर लेकर आ रहे हो। कैसे? क्वांट वीक है फिर भी, ऐसे कि आपने ट्रिक समझ ली कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। बाकी लॉजिकल डीआई की बात करें तो हर्षल अग्रवाल सर और यशराज सिंह चौहान सर से बढ़िया किसी ने नहीं करा रखी, वो करो, बहुत ईजी होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। और अगर आपको एग्जामिनेशन में वो मिल गई तो आपको 100% कर आनी है। बाकी प्रीवियस ईयर डीआई सारी की सारी जितनी भी टाइम एंड वर्क रिलेटेड है, स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है, सब कर डालो, सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी सारी की सारी। ये हो गया आपकी क्वांट की स्ट्रैटेजी। फिर बता देती हूँ कैसे करना है। क्वांट में डीआई, अरिथमेटिक बेस्ड एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। वो मिसलेनियस आपका अरिथमेटिक भी हो सकता है और वो मिसलेनियस आपका नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हो सकता है। उनको करो, डेली करो, चाहे एक डीआई करो लेकिन डेली करो। अगर रीजनिंग की बात करूं, पजल करो, एक करो, एक बार आपकी जो पुरानी वाली एकदम टिपिकल पजल्स होती हैं वो वाली करो, और नेक्स्ट डे लॉजिकल पजल कर लो, या न्यू पैटर्न आप बोल सकते हो, न्यू पैटर्न पजल कर लो, ठीक है। डीआई में भी आपको अरिथमेटिक और लॉजिकल मिलेंगी, एक दिन अरिथमेटिक एक दिन लॉजिकल, प्लस मिसलेनियस, जो भी आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस है। मशीन इनपुट आउटपुट जरूर करना, मशीन इनपुट आउटपुट आता ही आता है और आपको 5 नंबर दिलवा के जाएगा वो, 5 नंबर, मतलब उसके बाद आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर यहाँ से आ गए, 5 क्रिटिकल रीजनिंग से आ गए, 10 नंबर तो ऐसे हो गए, आप तो मुफ्त के क्वेश्चंस करो, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट दो, निमिषा मैम की क्लासेस देख लो, और रीडिंग, आरसी, बस इतना कर लो। वो क्या थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना है, तो भाई डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी फिलहाल सिर्फ इतना करते रहो कि हर दिन तुम जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको अपने वर्ड्स में
इन योर ओन वर्ड्स, बस उसको लिखते रहो और उसकी जो आपने जो भी कुछ लिखा है ना उसको टेस्ट करवा लो चैट जीपीटी से, उसमें डाल दो कि ये सही लिखा है मैंने कि नहीं, एरर्स पता करवा लो, बस सिर्फ इतना कर लो, आप बिल्कुल सॉर्ट हो जाओगे। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो तो आपको इंग्लिश में खुद को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, इंग्लिश बढ़िया करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश अच्छी होगी तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जो मैंने आपको करंट अफेयर्स बताया था, करंट अफेयर्स रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर डेली कर रहे हो तो ठीक है, सही है, अगर डेली नहीं कर रहे हो तो वीकली करंट अफेयर करना शुरू करो और वीडियोस के थ्रू रिवाइज करो। 2x पे देखो वीडियोस को, पीडीएफ्स पढ़ो और क्विज, जितनी ज्यादा क्विज दे सकते हो, क्विज आपके दिमाग में छप जाते हैं क्वेश्चंस, क्विज जितनी दे सकते हो उतनी दो भाई। और कहाँ से करोगे, आपका जो भी फेवरेट टीचर है, देखो एक तो अफेयर्स क्लाउड, उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर वीकली वीडियोज आती हैं, जो जितना भी वीक का होता है सब आती हैं, उनको देखो, उनसे रिवाइज करो। परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल, मंथली वीडियो आती है उस पर, वहाँ से रिवाइज करो मंथली वीडियो से। तो आप जैसे भी करना चाहते हो आप उस तरह से करो, लेकिन बस तरीका क्या है, एग्जामिनेशन निकलना चाहिए, मेहनत करनी है, बहुत तोड़ के मेहनत करनी है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, प्रीलिम्स भी देना है, मेंस भी देना है, सारे एग्जामिनेशन निकालने, और सारे एग्जामिनेशन निकल सकते हैं अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो। ठीक है, इंग्लिश का भी देख लो भाई, कॉम्प्रीहेंशन आपका सबसे ज़्यादा पार्ट का आएगा, 15 से 17 नंबर का आएगा कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन 1 से 3 नंबर की आएगी, डेली एरर डिटेक्शन सॉल्व कर लिया करो, निमिषा मैम की क्लासेस देख लिया करो, हाई लेवल का जो उनका परफेक्शन बैच होता है ना वो देख लो डेली। आरसी के लिए रीडिंग करो और जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो उसमें सॉल्व करो। और इसमें तो आपको स्किमिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ स्किमिंग नहीं चलेगी, मेंस में स्किमिंग नहीं काम आती है, मेंस में हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपने चीज़ पढ़ी उसका इन्फरेंस निकालो कि कैसा है, सब कुछ मिक्स है, रीजनिंग के क्वेश्चंस इंग्लिश में आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस रीजनिंग में जा रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग ये सब वो सब, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं भाई। 2021 में 4 आए थे, पागल कर देते हैं वो, उन क्वेश्चंस को मेरे तो मानना है कि थोड़ा स्किप ही करो उनको, अगर आ गए तो फिर ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट अगर आ गए तो यार गॉड्स फेवरेट, बहुत इजी होते हैं। मैच द कॉलम थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रिक लगा रखी है तो ईजिली हो जाते हैं, तो उनको नहीं स्किप करना है। फिलर्स वगैरह अगर वो कैब बहुत ही मुश्किल है तो ठीक है, अदरवाइज ग्रामर से वो क्वेश्चन हो जाते हैं, एलिमिनेशन से वो क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना इंग्लिश में वो होता है एलिमिनेशन, और मेन्स में आप एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन बना पाते हो। वर्ड स्वैप अगर आ गया बहुत ईजी आता है, आप कर लोगे। नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ। एक बार जब हमारा मेंस हुआ था, मुझे याद है जो मेंस मैंने क्वालिफाई किया है ना 2022 वाला जो मेंस था, इतना मस्त पेपर आया था ना, मुझे ऐसा था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि कैसा एग्जामिनेशन आया, मुझे इतना मजा आ रहा था इंग्लिश सॉल्व करने में, इतनी बेहतरीन इंग्लिश आई थी। मैं आपको ना वीडियो टैग करूंगी अगर मेरे को मिल गई वो वीडियो जो मैंने मेंस की बनाई होगी, कि मैं कैसे क्या अटेम्प्ट करके आई हूँ, क्या मेरे को मजा आया है एग्जामिनेशन देने में। इतना बढ़िया पेपर बनाया था ना, मतलब मजा आ गया था वो क्वेश्चन पेपर देख के। तो आपको ना मेंस में मजा आना चाहिए, जब आपको मजा आने लग जाएगा ना पेपर में, एग्जामिनेशन तो निकलेगा ही निकलेगा, वो तो दूर की बात हो जाती है, आपको अपनी पढ़ाई से अपनी जॉब से प्यार होगा फिर, तो वो चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट आएगा ही आएगा आपका, फ्रेज रिप्लेसमेंट आपका आएगा ही आएगा। तो इस तरह से करके आप आराम से 30+ यार इंग्लिश में तो 30+ लाने हैं। देखो अब वो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका इंग्लिश बढ़िया है, उनको 30+ लाने, जिनका इंग्लिश बढ़िया नहीं है आप 20+ भी अपना टारगेट कर लो तो भी आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता वो थोड़े दिमाग के स्ट्रांग होते हैं, क्वांट वगैरह बढ़िया करते हैं, तो क्वांट वगैरह बढ़िया कर लेना। क्वांट रीजनिंग में एक एवरेज स्कोर ही कर पाओगे, उतना दिमाग में लेकर चलना, जो भी स्कोर कर पाओगे डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स में कर पाओगे। तो टोटल मिला लो, आज ही डिसाइड करो कि मेरे को इंग्लिश में कितने आएंगे, क्वांट में कितने आएंगे, रीजनिंग में कितने आएंगे, और मैं कितने बढ़ा सकता हूँ, कितने मेरे को अपनी प्रिपरेशन, आज की प्रिपरेशन जिस स्टेज पे मैं आज हूँ उस हिसाब से मेरे कितने नंबर आएंगे, और मेरी 20 दिन बाद 25 दिन बाद कितने नंबर बढ़ जाएंगे, जो मेरी ये पूरी प्रिपरेशन चलने वाली है। अगर एग्जामिनेशन नहीं निकला ना, कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा कि जो भी अगला मेंस आने वाला है उसको तोड़ दोगे। और सब कुछ यही है, इस बार जो डाउट में हो ना कि मेंस के लिए पढ़ें कि नहीं पढ़ें, इस बार जो डाउट है वो डाउट कभी ना कभी तो खत्म करना है ना भाई, वो डाउट ऐसे ही खत्म होगा। आज तैयारी कर ली, प्रीलिम्स नहीं निकला, कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में तो हम रेडी थे ऑलरेडी, मेंस में भी फोकस आ चुका है, तो प्रीलिम्स तो निकालेंगे, जैसे प्रीलिम्स निकलेगा फटाफट मेंस निकाल के हम इस वाली रेस से बाहर। उसके बाद हमें इस कंपटीशन में, इस दलदल में फंसना ही नहीं है कि हम एग्जामिनेशन निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ये होती है प्लानिंग, ये होता है निकालने का तरीका। अगर ये आपने सीख लिया उसके बाद बस प्री निकाल लो, मेंस की टेंशन छोड़ दो, मेंस तो आपका
खुद आपके पास सिलेक्शन देकर जाएगा आपको, ठीक है। बाकी और कुछ रहा, क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें रहीं, डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, वो मैं आपको बताती रहूँगी। बस प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। वीडियो लंबी हो गई थी, अगर आपने अब तक देखी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको ये देखने की ज़रूरत है, एंड पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। आप इतनी देर तक टिके रहे हो, मतलब बहुत पेशेंस आपके अंदर भी है और बहुत चाह है आपके अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की। कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।